जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा का क्वेश्चन बैंक हम लोग जैसे सीरीज बाय सीरीज और शिफ्ट बाय शिफ्ट देखते जा रहे हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए, क्योंकि समय काफ़ी मूल्य होता है। और आप लोग को बता दें कि यह बिहार दरोगा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक होगा। और इससे पहले हम लोग जो 2023 का जो फर्स्ट पाली का जो प्रश्न था उसका हम लोग कवर कर चुके हैं। तो उसको आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो देख सकते हैं। ज्ञान बिंदु दरोगा करके बैच होगा, प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट में जा करके आप पूरी वीडियो को देख सकते हैं स्पीड करके। ठीक है, तो चलिए यह जो बुक है रोशन आनंद सर के द्वारा जो सो यह निकाला गया है, जिसमें से आपको देख रहे हैं कि यह बीपीएससी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और बिहार दरोगा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा बताने की क्या है, आप लोग जानते ही होंगे इस बुक की खासियत और रोशन सर के बारे में। तो चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि परीक्षा जो था वो 3/9/2023 का जो एग्ज़ाम हुआ है उस पाली को हम लोग इस प्रश्न को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको जूम कर लेते हैं। पहला नंबर प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। ठीक है, पहला नंबर प्रश्न को देखिए। पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बिंदेश्वर पाठक को टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अब टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वर पाठक को जाना जाता है क्योंकि इनका जन्म जो है वो बिहार के वैशाली जिला में हुआ था। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोग कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, कौन कौन सा राज्य से देख रहे हैं। ठीक है, तो इनका जन्म जो है वो बिहार के वैशाली जिले में हुआ था 1943 ईस्वी में। ठीक है, इनका जन्म काफ़ी याद महत्वपूर्ण हो जाएगा एग्जाम के लिए, ध्यान रखिएगा। इन्होंने भारत में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की दशा में सुधार और सामाजिक परिवर्तन के लिए 1970 में इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना किया था। तो इन्हें टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने स्वच्छता पर ध्यान दिए थे और स्वास्थ्य यानी हेल्थ पर ध्यान देते हुए इन्होंने इनको सुधार में सामाजिक परिवर्तन को लिए समाज को बदलाव करने के लिए 1970 में इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल एक संस्था एक इंस्टीट्यूट का निर्माण किए थे यानी स्थापना किए थे। इन्हें 1991 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा कि पद्म विभूषण से इन्हें या पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया है, तो 1991 में। इनकी मृत्यु 15 अगस्त 2023 को होता है। इनकी मृत्यु कब होता है, तो 15 अगस्त 2023 को होता है। इसीलिए यह चर्चा में था और यह नई दिल्ली में हुआ था। इनका कहाँ हुआ था, नई दिल्ली में। तो ये भी आप लोग डाटा याद रखिएगा। अगला 2 नंबर प्रश्न कहता है मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। तो ये भी करंट अफेयर से ही रिलेटेड है। तो मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है वो है टीकाकरण से संबंधित है। किससे है, टीकाकरण। और मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। तो मिशन इंद्रधनुष अभियान को भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी बच्चों को टीकाकरण के अंतर्गत लाने के लिए 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। यानी यह मिशन इंद्रधनुष शुरू क्यों किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था, तो कह सकते हैं कि टीकाकरण यानी टीकाकरण सभी बच्चों को लग सके, टीकाकरण के अंदर सभी बच्चे आ सके, इसके लिए यह केंद्र सरकार के द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इन्होंने 25 दिसंबर 2014 को यह योजना जो है वो स्टार्ट करता है। मिशन इंद्रधनुष में बच्चों को 7 टीके तथा डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खासरा, टीबी तथा हेपेटाइटिस बी ये सब लगाने का प्रावधान किया गया है। यानी कि कितने टीके, तो 7 टीके। अब 7 टीके 7 बीमारियों से छुटकारा देने के लिए होगा। डिप्थीरिया हो गया, काली खांसी हो गया, टिटनेस हो गया, पोलियो हो गया, खासरा, टीबी और हेपेटाइटिस बी के लिए इसको लगाया जाता था। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल 5 जून को मनाया जाता है। ये काफ़ी डाटा अपने आप में महत्वपूर्ण है, याद रखते होंगे हर लोग। तो ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब विश्व पर्यावरण दिवस तो 5 जून को मनाया जाता है क्योंकि विश्व पर्यावरण दिवस यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की यह पहल है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी पर्यावरण से संबंधित है। जिसका निर्णय क्या है, तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में लिया गया था। यह योजना विश्व को पर्यावरण को बचाना है। तो इसका जो निर्णय लिया गया था वो स्टॉकहोम जो सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में, वहाँ पर 1972 में इसका निर्णय इसके बारे में विचार किया गया था। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, 1974 में, क्योंकि निर्णय लिया गया था स्टॉकहोम के सम्मेलन यानी बैठक 1972 में। और पहला पर्यावरण 2 साल बाद यानी 1974 से मनाया जाने लगा।
विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या है? तो बेस्ट प्लास्टिक पोल्यूशन, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन है। क्या है? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इसका 2023 का थीम रहा है। ठीक है, ये 2023 की करंट अफेयर्स के डाटा के अकॉर्डिंग था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का संगठन यानी गठन संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्वीडन स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर हुई थी। कब हुआ था? तो इसका यूएनईपी का जो संगठन हुआ था वो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसकी स्वीडन स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण पर हुआ था। कॉन्फ्रेंस 1972 के परिणाम स्वरूप इसकी स्थापना होता है यूएनईपी की, विश्व पर्यावरण दिवस की। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो, और रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? तो ये ब्राज़ील के अंतर्गत आता है। कहाँ पर? ब्राज़ील के अंतर्गत आता है रियो डी जेनेरियो। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था, यानी 1992 में हुआ था। ठीक है, आइए हम इसका डिस्कशन देखते हैं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो आयोजित किया गया वर्ष 1992 के ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में। पर्यावरण संरक्षण यानी पर्यावरण को बचाव और सामाजिक और आर्थिक विकास से जुड़ी तत्कालीन समस्याओं को देखरेख के लिए इसे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट कहता है कि समस्याओं का समाधान खोजने के उद्देश्य से पृथ्वी शिखर सम्मेलन को आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में सतत विकास एवं वैश्विक कार्य योजना जिसे एजेंडा 21 को अपनाया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कौन सा एजेंडा को अपनाया गया था? तो एजेंडा 21 को अपनाया गया था। रियो +10 जोहान्सबर्ग सम्मेलन, रियो 10वां जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 और दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। तो रियो सम्मेलन जो 10वां इसका बैठक था वो कहाँ हुआ था? तो ये जोहान्सबर्ग, और जोहान्सबर्ग कहाँ स्थित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन 2002 के नाम से भी यह जाना जाता है। जोहान्सबर्ग में दक्षिण अफ्रीका में जो यह बैठक हुआ था इसे रियो 10 यह पृथ्वी सम्मेलन के भी नाम से जाना जाता है। अब रियो 20 सम्मेलन 2012 में होता है, जो कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में ही आयोजित किया गया था, और इस सम्मेलन में हरित अर्थव्यवस्था पर कार्रवाई के लिए भागीदारी की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्जाम के लिए, कि 2026 में फीफा विश्व कप का आयोजित कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है वो यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, इसका जो होस्ट है, मेजबान है, वो 3 देश होने वाला है। अमेरिका होने वाला है, कनाडा होने वाला है और मैक्सिको होने वाला है। तो 2026 का जो फीफा विश्व कप जो आयोजन किया जाएगा वो 3 देशों में। 2026 में फीफा विश्व कप यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा, और इसका 22वां, तो ये संस्करण कौन सा था? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 कतर के दोहा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो कतर के दोहा में हुआ था। तो जब यह आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 22वां सम्मेलन 2022 में हुआ था, तो ये 2026 में ये कौन सा क्रम का आयोजन किया जाएगा यूएसए, कनाडा और मैक्सिको में? ठीक है, तो इसका आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि 2026 में इसका क्रम कौन सा होगा। जबकि इसमें विजेता कौन रहा था 2022 वाला में? तो ये अर्जेंटीना इसमें विजेता था, और उप विजेता फ्रांस था, और फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पॉइंट है कि फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया था। महिला वाला कहाँ आयोजित किया गया था 2023 वाला? तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि की धरती कहते हैं, और इसका राष्ट्रीय पशु क्या है? तो यह है कंगारू, और इसे कंगारुओं वाला देश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आयोजित किया गया। विजेता इसमें कौन रहा था? तो स्पेन, और उप विजेता इंग्लैंड था। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 भारत में आयोजित किया गया। विजेता इसमें स्पेन था, और उप विजेता कोलंबिया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो सेरिब्रम बोलते हैं। क्योंकि मस्तिष्क के कितने भागों में बांटा जाता है? तो मस्तिष्क के 3 भागों में बांटा होता है। अगला वाला को कहते हैं अ से आगे वाला मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क, बीच वाला को मध्य यानी कि म से मध्य होता है, और मध्य का मतलब क्या होता है? बीच होता है, और पीछे वाला को पश्च से पश्च और प से पीछे, तो ये पश्च मस्तिष्क होता है। तो मस्तिष्क के टोटल कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम, या जिसे हम लोग प्रमस्तिष्क कहते हैं।
मानव मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है, जो अभी हम आपको बताए हैं। आइए हम उसको देखते हैं। पहला भाग अग्र मस्तिष्क कहता है, तो अ से आगे, अ से अग्र मस्तिष्क। बीच वाला भाग को मध्य मस्तिष्क कहते हैं, क्योंकि मध्य मतलब क्या होता है, तो मध्य मतलब बीच होता है, तो मध्य मस्तिष्क। और प से पश्च यानी प से पीछे, तो ये पश्च मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क यह 2 भागों में भी बांटा होता है, जिसे हम लोग प्रमस्तिष्क कहते हैं, और सेरिब्रम जो होता है यह अग्र मस्तिष्क का ही भाग होता है। ठीक है, तो अग्र मस्तिष्क कितने भागों में बांटा जाता है, तो 2 भागों में बांटा गया है। अब वो कौन कौन सा 2 भाग है, चलिए उसको देख लेते हैं। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, आगे वाला भाग का हिस्सा होता है। यह संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 2/3 हिस्सा का बना होता है। मानव में किसी बात को सोचने समझने की शक्ति या संस्मरण शक्ति या घृणा, प्रेम, भय यानी डर, ये सब का अनुभव कौन करता है, तो ये सब का जो अनुभव करता है प्रमस्तिष्क के ही द्वारा किया जाता है। ठीक है, यह मस्तिष्क के अन्य भाग के कार्य में भी नियंत्रण करता है, यानी कि मस्तिष्क का जो अन्य भाग है उसको भी कार्य करने में यह सपोर्ट करता है। चलिए अगला दूसरा भाग आता है डायएनसेफेलॉन। डायएनसेफेलॉन आता है, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, डायएनसेफेलॉन क्या है। चलिए, तो ये मस्तिष्क का दूसरा भाग है। अग्र मस्तिष्क का 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें से पहला देख लिए, तो ये दूसरा भाग है डायएनसेफेलॉन। यह अग्र मस्तिष्क का एक भाग है। यह अधिक या कम ताप के आभास यानी कि दुख दर्द को कौन एहसास कराता है, तो डायएनसेफेलॉन कराता है। जैसी क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है, तो डायएनसेफेलॉन करता है। दूसरा भाग आता है मस्तिष्क का मध्य मस्तिष्क। यह भी 2 भागों में बांटा होता है। पहला को कहते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या कहते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। यह दृष्टि यानी नज़र एवं श्रवण शक्ति यानी कि सोचने की शक्ति को नियंत्रित करता है। उसके बाद दूसरा आता है मध्य मस्तिष्क का भाग सेरिब्रल पेंडिकल। यह जंतुओं का बंडल होता है। यह तंतुओं का क्या होता है, बंडल होता है, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मस्तिष्क के अन्य भागों तथा मेरुरज्जु से जोड़ता है। तो मेरुरज्जु आप लोग जानते हैं रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है। ठीक है, मेरुरज्जु कहते हैं। अगला तीसरा मस्तिष्क जो होता है पश्च मस्तिष्क। यह 2 भागों में बांटा होता है, यानी कि तीनों जो मस्तिष्क का भाग होता है वो 2 भागों में सब बांटा है। तो पहला इसका होता है अनुमस्तिष्क, जिसे कहते हैं सेरिबेलम। यह मुद्रा यानी कि पोस्चर यानी समन्वय, संतुलन और ऐच्छिक पेशियों की गतियाँ इत्यादि को नियंत्रित करता है। तो ये पश्च मस्तिष्क का जो पहला वाला भाग है अनुमस्तिष्क, ये क्या करता है, तो हमारे बॉडी को संतुलन करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, हमारी ऐच्छिक मांसपेशियों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो ये अनुमस्तिष्क करता है। आप कहिएगा कि ऐच्छिक पेशियाँ क्या होता है, तो ऐच्छिक पेशियाँ उसे कहते हैं जो हमारे इच्छानुसार कार्य करती है। हम जब चाहे तब यह कार्य करेगा, उसे हम लोग ऐच्छिक कहते हैं। और एक होता है अनैच्छिक, जो हमारे इच्छानुसार कार्य नहीं करते। जैसे हमारा हृदय का धड़कन हो गया, ये हमारे इच्छानुसार कार्य नहीं करता है। ठीक है, मान कर चलिए कभी खांसी आ गया तो ये हमारे इच्छानुसार काम नहीं करती है। पलक, ये हमारे इच्छानुसार काम नहीं करती, तो ये सब हो गया अनैच्छिक। ठीक है, और जो हमारे इच्छानुसार कार्य करता है उसे ऐच्छिक कहते हैं। ठीक है, जैसे हम खाना खा सकते हैं या चबा सकते हैं, तो जब मन तब चबा सकते हैं, नहीं तो आराम से रह सकते हैं। ठीक है, आगे यह शरीर को संतुलन बनाए रखने का काम कौन करता है, अनुमस्तिष्क करता है। चलिए वहीं तीसरा मस्तिष्क का भाग को दूसरा पार्ट देख लेते हैं कि मस्तिष्क स्टेम कहते हैं। इसके भी 2 भाग होते हैं। पोन्स बेरोलाई यह श्वसन दर को नियंत्रित करता है। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे श्वसन को कंट्रोल करने का, हम लोग को सांस लेने की दर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो पोन्स बेरोलाई करता है। दूसरा आता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। इसमें अनैच्छिक क्रियाओं के नियंत्रण केंद्र स्थित होते हैं, यानी कि वैसा कार्य हमारे शरीर के द्वारा होता है जो हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, वैसे अंगों को जो कंट्रोल करने का काम करता है मेडुला ऑब्लोंगाटा करता है। हृदय की धड़कन, रक्त पंप, श्वसन क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, ये करता है। अनैच्छिक मतलब हमारी इच्छा अनुसार काम नहीं करता है। ठीक है, अब कहता है इसके द्वारा विभिन्न प्रतिवर्ती क्रियाओं जैसे कि खांसना हो गया, छींकना हो गया, उल्टी करना हो गया, पाचक रस हो गया। क्या हम उल्टी को रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। क्या हम खांस रहे हैं तो क्या खांसी को रोक सकते थे, अगर रोक सकते थे तो फिर दवाई लेने की क्या आवश्यकता। अगर छींक आ रहा है तो हम लोग उसको रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते। तो ये सब हो गया अनैच्छिक। अगर हम लोग का शरीर में ब्लड बह रहा है तो क्या हम उसको रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। यानी कि वो शरीर में हमारे ब्लड, उसका काम है सर्कुलेट करना, तो उसको हम लोग नहीं रोक सकते हैं। तो शरीर का वैसा कार्य या वैसा अंग जो अपने इच्छा अनुसार कार्य करता है उसे अनैच्छिक कहते हैं, हमारे अनुसार नहीं करता है उसे अनैच्छिक कहते हैं। आगे कहते हैं कि मंत्री परिषद का आकार होता है। तो मंत्री परिषद का आकार होता है लोकसभा का 15%। कितना होता है, तो लोकसभा का 15% होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि मंत्री परिषद का आकार लोकसभा का 15% होता है। यह प्रावधान 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया।
इसमें कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये इसमें कहा गया है। आगे कहता है कि राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि लोकसभा में भी 15% से अधिक नहीं होना चाहिए और राज्यसभा के विधानसभा में भी कुल सदस्यों की संख्या 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 हो सकता है, कम 12 हो सकता है, लेकिन ज़्यादा 15 से कम ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, कम नहीं होगी। दिल्ली विधानसभा में 10% किया गया है, दिल्ली विधानसभा में 10%। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है कि DRDO द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है। DRDO के द्वारा विकसित किया गया लक्ष्य यह क्या है, तो यह एक प्रकार का क्या है, तो यह चालक रहित विमान है। क्या है, चालक रहित विमान है, यानी कि चालक रहित कहने का मतलब है कि यह चालक रहित विमान है और इसको लॉन्च किया है और निर्माण किया है DRDO। अब DRDO, तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, लक्ष्य गैस टरबाइन इंजन द्वारा संचालित एक लागत प्रभावी पुनः उपयोग करने योग्य उच्च सबसोनिक हवाई प्रणाली, क्या है, सबसोनिक हवाई प्रणाली है। और इसे DRDO के वैज्ञानिक विकास प्रतिष्ठान ADE द्वारा विकसित तथा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL, और अभी हाल फिलहाल में HAL जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यह भारत की जो कौन सी क्रम के महारत्न कंपनी बन गई है, तो ये 14वें क्रम के महारत्न कंपनी बन चुकी है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, महारत्न कंपनी 14 क्रम की बन चुकी है। यह 1.5 किलोमीटर की लंबाई, यानी कह सकते हैं कि 1500 किलोमीटर की लंबाई के 2 लक्ष्यों को एक साथ यह भेदने का क्षमता रखता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चलिए आगे क्या कहता है, इसी का पॉइंट है कि इसे भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना तथा भारतीय थल सेना में क्रमशः 2000, 2001, 2003 में शामिल किया गया। यानी कि भारतीय वायुसेना जो हमारी नेवी है उसमें कब से शामिल किया गया, 2000 ईस्वी में। भारतीय नौसेना यानी कि जो कह सकते हैं कि यह नेवी जो है हमारा भारतीय नौसेना, इसमें कब शामिल किया गया, 2001 में। और भारतीय थल सेना यानी आर्मी में 2003 में से शामिल किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको हिंदी में कहते हैं DRDO को, का गठन 1958 में किया गया था और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, जबकि इसरो का मुख्यालय जो है कर्नाटक के बेंगलुरु में है। ठीक है, DRDO के अध्यक्ष समीर V कामत है वर्तमान में, ये भी आप लोग, और अभी कौन है तो S सोमनाथ है। ठीक है, और समीर V कामत है वर्तमान में ही, समीर V कामत और S सोमनाथ तो ये इनके हैं इसरो के, लेकिन अभी वी नारायणन बन गए हैं। कौन बन चुके हैं, इसरो के, तो वी नारायणन बन चुके हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखिए, 9 नंबर प्रश्न कहता है बिहार की सबसे बड़ी अक्सोबो झील है, तो बिहार के सबसे अक्सोबो झील कांवर झील को कहा जाता है। कौन सा है, कांवर झील। तो बिहार के सबसे बड़ी अक्सोबो झील गोखुर झील, जिसे कांवर झील कहते हैं। कांवर झील को एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील के रूप में जाना जाता है। तो एशिया महाद्वीप के सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील के रूप में जाना जाता है, जो बिहार के बेगूसराय में स्थित है, झील के रूप में जाना जाता है। यह बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है, अभी हम आपको बता चुके हैं। कांवर झील बिहार की पहली और देश की 39वीं रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। तो कांवर झील जो है वो बिहार की पहला है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए, बिहार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बाकी अन्य एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, और देश का 39वां के रूप में यह इसे रामसर साइट या रामसर सूची में शामिल किया गया। 10वां नंबर प्रश्न कहता है लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये करता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। किसके, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर लैक्टोमीटर कार्य करता है। अब लैक्टोमीटर, तो लैक्टोमीटर का काम क्या होता है, तो दूध की शुद्धता को मापना। किसकी मापना, तो दूध की शुद्धता को मापना ही लैक्टोमीटर का कार्य होता है। ठीक है, तो लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आइए हम लोग आर्किमिडीज के सिद्धांत को हम लोग देखते हैं बारीकी से। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी होती है। कहने का मतलब है कि जब कोई वस्तु को द्रव में यानी लिक्विड में डुबाते हैं आंशिक रूप से यानी पूरी तरीके से या कुछ भाग डुबाए जाते हैं, तो देखिएगा कि भार में उस वस्तु का कमी आता है। कहने का मतलब है कि देखिएगा कि आप भारी बाल्टी पानी को या बाल्टी में कुछ रख करके उठाइएगा ऐसे सूखल में तो काफ़ी भारी लगेगा,
लेकिन वहीं पर अगर पानी में जाकर के, पोखर या तालाब में जाकर के बाल्टी में कोई भी चीज़ भर करके और जब उठाते हैं तो देखिएगा उस समय आपको काफ़ी हल्का लगता है और ले जाने में आसानी होता है। तो वही कहता है कि जब कोई वस्तु को किसी द्रव में डुबाई जाती है, यानी कि द्रव कह लीजिए पानी में डुबाई जाती है पूरी तरीके से या आंशिक रूप से, तो उसके भार यानी कि वजन में क्या आती है, कमी आती है। और ऐसा करके देख सकते हैं, गर्मी का मौसम आ रहा है, ठीक है, आपके आसपास में पोखर तालाब होगा तो भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यानी कि जितना पानी हटाएगा ना उस भार में से, मान कर चलिए एक बाल्टी ने आप पानी रखा, ठीक है, एक बाल्टी पानी रखा और एक बाल्टी पानी में से आप एक गिलास उसमें डुबाए, तो जितना पानी निकला गिलास रखने के बाद उतना ही उस पानी के वजन के बराबर इस वस्तु का वजन हो जाता है। आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। अब हम लोग देख लेते हैं, हाइड्रोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही आधारित होता है, ये भी आप लोग याद रखेगा। रक्षा पेटी जिसे हम लोग लाइफ बेल्ट कहते हैं, पनडुब्बी भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर भी कार्य करता है, तभी तो जाकर के समुद्र में पानी में तैर सकता है पनडुब्बी, ताकि वहां पर हल्का होता है। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। देखिए यहाँ पर एक ट्रिक है जो आप ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। तो अब ट्रिक क्या है? तो मित्र पर गमछा झार है। क्या है? मित्र पर गमछा। आप लोग को लग रहा होगा कि काफ़ी यह जैसे पुराना ट्रिक है, तो देखिए पुराना ट्रिक हो या नया ट्रिक हो, बाकी काम का आ रहा है ना। तो मित्र पर गमछा झार। अब यहाँ पर इसमें 8 राज्य आ जाते हैं। मी से हो जाता है मिजोरम। क्या हो जाता है भाई? तो मिजोरम हो जाता है, शॉर्ट में लिखते हैं। त से होता है त्रिपुरा, त से होता है त्रिपुरा, और प से क्या हो जाता है? तो प से हो जाता है पश्चिम बंगाल। क्या हो जाता है? प से हो जाता है पश्चिम बंगाल। और यहाँ पर र से क्या हो जाएगा? तो र से हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। और हम आपको सीरीज बाय सीरीज भी बताएंगे कि कौन पहले आएगा, क्योंकि सीरीज बाय सीरीज बीपीएससी में सजाने के लिए दे देता है कि पहले कौन आता है, पहले बाद में आता है। ठीक है, तो राजस्थान। और ग से क्या हो जाएगा? तो ग से हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। ठीक है, गुजरात। और यहाँ पर म से क्या हो जाएगा? तो म से हो जाएगा मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। और छ से क्या हो जाएगा? तो छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, क्योंकि मध्य प्रदेश से ही छत्तीसगढ़ अलग हुआ है तो लगले है। और झा से हो जाएगा झारखंड, क्योंकि बिहार से झारखंड अलग हुआ था। तो देख लीजिए मित्र, तो पंजाब इसमें नहीं आता है। ठीक है, महाराष्ट्र इसमें आ जाता है। महाराष्ट्र कहाँ कहता है कि गुजरात कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो देखिए कर्क रेखा के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? तो पंजाब से नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, असम से नहीं गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है। आप कहिएगा कि सीरीज में कैसे होगा? तो देखिए ये है भारत का मैप। हम प्रयास किए हैं कि भारत का मैप बनाने के लिए। ये हो गया आपको गुजरात और यहाँ पर हो गया आपको राजस्थान। तो ये थोड़ा सा राजस्थान वाला एरिया को लेते हुए, गुजरात को स्पर्श करते हुए यहाँ पर आपको आ जाता है मध्य प्रदेश, यहाँ पर आ जाता है आपको छत्तीसगढ़, यहाँ पर आ जाता है आपको झारखंड, क्योंकि बिहार से अलग हुआ था। यहाँ पर हो गया आपको गुजरात, मध्य प्रदेश, ये एक हो गया, ये 2 हो गया। यहाँ पर एमपी हो गया। ठीक है, एमपी। और यहाँ पर हो गया छत्तीसगढ़, यहाँ पर हो गया झारखंड, और यहाँ पर हो गया पश्चिम बंगाल, यहाँ पर हो गया मिजोरम, और यहाँ पर हो गया त्रिपुरा। तो इस तरीके से जो है सब राज्य से कनेक्ट होते चला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश तो सर्वाधिक, भारत के वह कौन सा राज्य है जहां पर सर्वाधिक क्या है? तो चीता की संख्या है। तो सर्वाधिक चीता कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में, जिसे तेंदुआ भी बोलते हैं। सर्वाधिक टाइगरों की संख्या कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक बाघों की संख्या कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और चीनी का उत्पादन कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में। लेकिन भारत में सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। टाइगर प्रदेश, क्योंकि सर्वाधिक टाइगर यहाँ पर है इसीलिए टाइगर प्रदेश कहते हैं। और भारत का हृदय प्रदेश के भी नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि भारत के बीचों बीच स्थित होने के कारण। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है? भोपाल। और भोपाल से एक चीज़ याद रखिएगा, भोपाल में एक गैस का रिसाव हुआ था जिसे क्या कहते हैं? मिथाइल आइसोसाइनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथाइल आइसोसाइनेट कहते हैं, साइनेट कहते हैं। आप लोग को बताना है कि यह घटना कब हुआ था। यह घटना जो है वो कब हुआ था
और यह कौन सी कंपनी में हुआ था। तो ये आप लोग 2 चीज़ जरूर बताइएगा, ताकि हमको भी अच्छा लगता है और आप लोग को पता है कि जितना लिखिएगा उतना आप लोग को याद रहेगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, चलिए इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए कि प्रश्नानुसार कर्क रेखा मध्य प्रदेश से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की ओर कोणीय दूरी पर स्थित है। कहने का मतलब है उत्तर यानी कि ऊपर है। ठीक है, विषुवत रेखा ये मान लीजिए 0 डिग्री है विषुवत रेखा से, इससे ऊपर में कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है जिसे 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं, और नीचे इसके मकर रेखा होता है। ठीक है, चले तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से करके गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सही में सजाया गया है, ऐसा ही सजल है। पहले गुजरात आता है, दूसरा में राजस्थान आता है, तीसरा में आपको मध्य प्रदेश, चौथा में आपको आता है छत्तीसगढ़, और पांचवा में झारखंड, छठा में पश्चिम बंगाल, सातवां में त्रिपुरा, आठवां में मिजोरम आता है। भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि माही नदी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी को माही कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है। तो ये गंगा की सहायक नदी। अब गंगा की सहायक नदी कौन कौन सा है। ठीक है, तो चले हम लोग गंगा की भी सहायक नदी को देख लेते हैं। पहला नंबर है कि गंगा जो है वो भारत का राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, तो 2009 में। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि गंगा की लंबाई भारत में कितना है, तो ये 2525 किलोमीटर है। कितना है, 2525 किलोमीटर है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बताइए पटना कहाँ स्थित है, तो मध्य गंगा में स्थित है, यानी गंगा के बीचों बीच स्थित है। बूढ़ी गंडक गंगा की सहायक नदी है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिम भाग से निकल करके पश्चिम चंपारण जो बिहार की जिला है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिले में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। ये बूढ़ी गंडक मिलती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं इसी का कि इसकी सहायक, अब इसकी सहायक को देख लेते हैं कि इसकी सहायक नदियाँ कौन है। मसान, बालौर, तियूर, धनौती, ये बूढ़ी गंडक की सहायक नदी है। गंगा की प्रमुख सहायक नदी को देख लेते हैं। उत्तर दिशा से बाएं किनारे, उत्तर दिशा या बाएं किनारे में तो रामगंगा, तो उत्तर दिशा या बाएं, तो ये उत्तर दिशा से आएगा। इधर ऊपर वाला को जो ऊपर से मिलने आएगा उसे उत्तर बोलेंगे। ठीक है, तो ऊपर से कौन कौन आएगा, तो उस ऊपर से आएगा रामगंगा, क्या आएगा, रामगंगा, उसके बाद गोमती, उसके बाद घाघरा, उसके बाद गंडक, उसके बाद बूढ़ी गंडक, उसके बाद कोसी, उसके बाद महानंदा। ठीक है, तो याद रखने के लिए आसान तरीका हम आपको बताते हैं। तो देखिए पहले आएंगे, गंगा का निर्माण कब होगा, जब उसमें राम जी आएंगे, तो राम आ गए। ठीक है, उसके बाद राम आ गए तो गौ से गंगा होगा, तो राम आएंगे तो गोमती मिलेगा, तब ना हो जाएगा राम गंगा। तो राम मिले और गोमती मिले तब मिल करके हो गया राम गंगा। ठीक है, उसके बाद जब 2 नदी मिलती है तो काफ़ी तेज़ी से पानी एकदम घघरा के बहती है। कैसा बहती है, घघरा के बहती है, घरघरा के, तो घग्घर। उसके बाद जाकर के आगे कैसा हो गया, घरघरा के, तो देखिएगा कि बूढ़े लोग एकदम घरघरा के थूक खेखार फेंकते हैं, तो हो गया गंडक। क्या हो गया, गंडक। और जब गंडक फेंकते हैं तो और बूढ़ा व्यक्ति हो जाते हैं, तो हो जाते हैं बूढ़ी गंडक। क्या होता है, बूढ़ी दादी यानी बूढ़ी गंडक। ठीक है, उसके बाद अपना बिहार का मिलता है कोसी यानी कि शोक। उसके बाद क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा कि जब ऊपर से उत्तर से राम मिलेंगे तब उसके बाद गंगा जी मिलेंगे, तब जाकर के मिलेंगे राम गंगा। उसके बाद पानी बहेगा काफ़ी तेज़ी से, यानी कि घरघरा कर। कैसा बहेगा, घरघरा कर बहेगा। ठीक है, तो दादी जो होती है बूढ़ी दादी, वो गंडक यानी कि वो खेखार कैसे फेंकती है, घरघरा के, या पानी भी बहती है घरघरा के बहती है, तो उसमें गंदगी भी साथे साथे लेकर के जाती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा कि गंडक से गंदगी भी साथे साथे लेकर आते हैं। फिर इसके बाद एक पुराना नदी होती है, वो तो और बूढ़ी गंडक है, वो और गंदा लेकर के आती है। ठीक है, फिर हम लोग को छठ आ जाता है, यानी कि बिहार का शोक कौन सी, तो कोसी। तो जैसे छठ आते हैं तो हम लोग कोसी को काफ़ी साफ सुथरा करते हैं, लेकिन फिर साफ सुथरा करने के बाद महानंदा लेकर के आ जाता है पानी गंदा। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, और दक्षिण दिशा से कौन कौन सा मिलती है, तो अब ये तो गंगा इस तरीके से बहते आ रही थी, तो अब इधर से, क्योंकि नीचे से दक्षिण होगा, ऊपर से उत्तर होगा, तो नीचे से मिलेगी टोंस। क्या मिलेगी, टोंस। उसके बाद मिलेगी यमुना, उसके बाद मिलेगा कर्मनाशा, उसके बाद मिलेगा सोन, उसके बाद मिलेगा पुनपुन, उसके बाद मिलेगा क्यूल। ये सब नदियाँ आपको दक्षिण साइड से मिलने वाली। तो ऊपर वाला याद रखेगा तो अपने आप ऑलरेडी छांट दीजिएगा दक्षिण वाला को। कहेगा कौन सी नदी में से उत्तर से बहने वाली है, तो आपको पूरा याद रहेगा वही वाला कि राम मिलेंगे तब गंगा मिलेंगे, उसके बाद गंडक मिलेंगे तो एकदम फिर बूढ़ी गंडक मिलेंगे, फिर उसके बाद बूढ़ी गंडक एकदम बहुत गंदा पानी लेकर गए तो फिर कोसी, क्योंकि हम लोग साफ करेंगे छठ के त्यौहार में, फिर साफ जैसे कर लिए कि छठ के बाद फिर गंदा हो जाएगा, तो वहाँ से लेकर आ जाएगा महानंदा, यानी कि पानी लेकर के आ जाएगा बहुत गंदा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है मध्य प्रदेश में। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलने के पश्चात या निकलने के बाद यह उत्तर भारत में विंध्य पर्वत होते हुए दक्षिण में सतपुरा पर्वत के मध्य यानी बीचों बीच भ्रंश घाटी से होकर के बहते हुए अरब सागर की खंभात की खाड़ी में मिल जाती है। और अरब सागर कहाँ है? तो ये देखिए भारत का मैप, इधर जो है आपको पश्चिम में कौन सी सागर है? तो ये अरब सागर हो जाएगा। कौन सी सागर? अरब सागर। और इधर कौन सी खाड़ी है? तो इधर आपको है बंगाल की खाड़ी। कौन सा? बंगाल की खाड़ी हो जाएगा, नहीं बंगालनिया हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण में एकमात्र देश जो भारत के नाम पर, यानी कि वैसा कौन सा देश है जो उसके नाम पर एक महासागर भी है? तो वह है हिंद महासागर, यानी हिंदुस्तान के नाम पर। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। आगे कहता है कि नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो आइए हम लोग गंगा की लंबाई देख ही लिए हैं, तो नर्मदा की लंबाई भी देख लेते हैं कि नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर। यह जबलपुर के पास भेरा घाट के संगमरमर शैलों को काट करके धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। कौन? तो ये निकलती है कौन सी नदी? नर्मदा नदी। और संग नर्मदा में दाएं तट से मिलने वाली एक प्रमुख नदी है। दाएं तट से मिलने वाली कौन सी नदी है? और संग है। तावा, बंजर, शेर आदि इसके अनेक सहायक नदी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली। बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिले थे। ये मिला था इलाहाबाद की संधि के द्वारा। इलाहाबाद के समझौता के तहत बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिला था। बंगाल के दीवानी अधिकार अंग्रेजों को इलाहाबाद की संधि या समझौता के तहत मिला। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के मध्य संपन्न हुआ था यह समझौता। ठीक है। अगला कहता है कि इस संधि के तहत कंपनी को मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। ये कंपनी को प्राप्त हुआ था। इसके बदले कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार कर लिया। कंपनी ने अवध के नवाब से करा और इलाहाबाद के क्षेत्र को लेकर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने को दे दिया गया था। इलाहाबाद की द्वितीय संधि होता है 16 अगस्त 1765 को। ये प्रथम संधि कब होता है? तो याद रखिएगा, प्रथम संधि होता है 15 अगस्त 1765 को, 12 अगस्त 1765। और द्वितीय संधि कब होता है? तो ये 16 अगस्त 1765, यानी कि 4 दिन के अंतराल में यह संधि होता है। और नवाब शुजा-उद-दौला एवं लॉर्ड क्लाइव के यह मध्य बीच हुआ था। ठीक है। तो ये किसके किसके बीच हुआ था? तो ये लॉर्ड क्लाइव और शुजा-उद-दौला के बीच हुआ था। नवाब शुजा-उद-दौला के बीच हुआ था। जबकि यह संधि किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड क्लाइव के बीच और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था, 12 अगस्त वाला। अगला क्वेश्चन कहता है चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया जाता है? तो ये अनुच्छेद 324 जो है वो चुनाव आयोग से संबंधित है। चुनाव आयोग का उल्लेख 324 आर्टिकल यानी अनुच्छेद में किया जाता है। संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर के 29 तक यानी कि 5 आर्टिकल तक चुनाव आयोग का उल्लेख यानी कि जिक्र है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन निर्देशन का काम करते हैं और नियंत्रण यानी कि कंट्रोल करने का काम भी जिम्मेवारी किसके पास होता है? तो चुनाव आयोग के पास होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखिए। आगे कहता है, इसी का पॉइंट आप लोग देख लीजिए। अगला पॉइंट कहता है कि 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था। कब से कब तक? 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में काम करता था, जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते थे। लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति ने 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया। हालांकि 1990 में उपरोक्त दोनों निर्वाचन आयुक्त के पद को समाप्त कर दिया गया था। 1990 में दोनों उच्चायुक्त को, निर्वाचन आयुक्त को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया था पद को। और स्थिति पहले की तरह हो गई थी, पहले की तरह स्थिति हो गई थी। तो क्वेश्चन पूछाएगा कि दोनों निर्वाचन आयुक्त को कब पद को जो है सो समाप्त कर दिया था? तो 1990 में। एक बार फिर अक्टूबर 1993 में यानी 3 साल बाद फिर एक बार
अक्टूबर 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया। 1990 में खत्म किया, लेकिन 3 साल बाद फिर से इसको नियुक्त किया। इसके बाद से अब तक आयोग बहुसदस्यीय संस्था, बहुसदस्य मतलब एक से अधिक उसमें आयुक्तों को बैठाया जाता है, संस्था तौर पर काम कर रहा है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन होते हैं आयुक्त होते हैं व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, यानी कि 3 को हो गए। आगे कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती है, यानी बराबर शक्ति होती है। उनके वेतन, भत्ते एवं दूसरे लाभ भी एक समान ही दिए जाते हैं। सारी सुविधा एक समान यानी बराबर दिए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होते हैं। कैसे होते हैं? तो ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान माने जाते हैं, यानी एक समान। जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच विचार में मतभेद होता है तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है। यानी कि अगर मानकर चलिए जो निर्वाचन आयुक्त हैं, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और निर्वाचन आयुक्त है, अगर दोनों को विचार में मतभेद हो गया, एगो कहता है हाँ हाँ, एगो कहता है नो नो, तो इसमें देखा जाता है कि किसका बहुमत सबसे ज़्यादा हाँ करने वाले की संख्या है कि सबसे ज़्यादा ना करने वाले की संख्या, उसके आधार पर निर्णय को लिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट को देख लीजिए। अगला कहता है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो पहले तक हो। ठीक है, तो दोनों का सभी चीज़ सुविधाएं समान है, कार्य भी समय, कार्यकाल भी जैसे सेम है, उसका वेतन भी सेम है। आगे कहता है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 तक कौन रहे थे? तो सुकुमार सेन रहे थे। तो याद रखिएगा कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। कब से कब तक? तो 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958, यानी 8 साल टोटल रहे थे। भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो वी.एस. रामा देवी थी। कौन थे? वी.एस. रामा देवी थी, जो 26 नवंबर 1990 से लेकर के 11 दिसंबर 1990 तक रही थी। यानी कह सकते हैं कि एक महीना तक ही इन्होंने कार्यकाल को अपना संभाला। 1 महीना से भी कम ही कह सकते हैं कि 26 नवंबर था तो 26 और कितना हो जाएगा? 4 30 हो जाएगा, 4 यानी कि, और हाँ तो 15 दिन थे, 15 दिन इन्होंने कार्यकाल पूरा किया। अगला कहता है कि वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है, जो 25वें क्रम के हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला 16 नंबर प्रश्न को देखिए। कहता है राज्य सूची के विषय पर संसद कब कानून बनाती है? तो राज्यसभा द्वारा जब 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव हो जाता है तब जाकर के राज्य सूची के विषय में संसद कानून को बना पाता है। ठीक है, चलिए देखिए इसका डिस्कशन कि राज्य सूची के विषय पर संसद कानून तब बनाती है जब राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। संविधान में राज्यसभा को 4 विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। संविधान में राज्यसभा को 4 विशेष शक्तियां प्रदान की गई है, लोकसभा के पास नहीं है। राज्यसभा के पास 4 शक्तियां हैं, लोकसभा के पास नहीं है। वो 4 कौन कौन सा शक्ति हैं? तो यह संसद को राज्य सूची यानी अनुच्छेद 249 के विषय पर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके विधि बनाने का अधिकृत कर यानी कि टैक्स कर सकती है। ठीक है, यह संसद को नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन यानी कि तैयार करने के लिए अधिकृत कर सकती है, ये अनुच्छेद 312 के तहत। केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है, यह अनुच्छेद 67 में कहा गया है कि केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, क्योंकि राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में इनको वेतन दिया जाता है, ना कि उपराष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, अगला कहता है कि यदि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा ऐसे समय में की जाती है जब लोकसभा भंग की जा चुकी है अथवा लोकसभा का विघटन हो चुका है यानी कि बंटवारा हो चुका है, ठीक है, तो इसकी स्वीकृति निश्चित अवधि के अंदर होता है। अब तब आपातकाल की घोषणा अकेले राज्यसभा के अनुमोदन पर भी प्रभावी होगी, अनुच्छेद 352, 356 तथा 360 के तहत। अब हम लोग देख लेते हैं कि वर्तमान में अभी राष्ट्रपति कौन है, तो यह है द्रौपदी मुर्मू जी। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएंगे। ठीक है, द्रौपदी जी हो जाएंगे। और उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये जगदीप धनखड़ जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जगदीप धनखड़ जी हो जाएंगे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखिए, यानी अगले पॉइंट इसमें भी कहा गया है कि संविधान में लोकसभा को निम्नलिखित विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। संविधान में लोकसभा को निम्नलिखित विशेष शक्ति हैं। तो अब हम लोग लोकसभा के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी इसकी शक्ति को दिया गया है। तो इसमें शक्ति इसको कुल कितना शक्ति दिया गया? हमको लगता है कि 5 शक्तियाँ दिया गया है या इससे अधिक है। तो इसको 5 शक्तियाँ दिया गया है। कितना दिया गया है? 5 शक्तियाँ दिया गया है। आइए हम लोग उस 5 शक्ति को
देख लेते हैं। धन विधेयक जो अनुच्छेद 110 में जिक्र किया गया है, प्रथम बार सिर्फ लोकसभा में पेश किया गया था और राज्यसभा में नहीं। ठीक है, तो लोकसभा में कब धन विधेयक को पास किया गया था, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। और धन विधेयक का उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 110 में। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत या संशोधित नहीं कर सकता। राज्यसभा जो है वो धन विधेयक अगर लाया, धन कानून लाया, तो इसको वह संशोधित यानी सुधार नहीं कर सकता है। कौन, राज्यसभा। उसे इस विधेयक को सिफारिश या बिना सिफारिश के 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य होता है। वो उसको संशोधित यानी सुधार नहीं कर सकते हैं, बल्कि वह 14 दिन के भीतर लोकसभा को उसको वापस लौटाना अनिवार्य कहा गया है। आगे कहा गया है कि राज्यसभा सिर्फ बजट पर चर्चा कर सकती है, उसके अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती। यानी कि उसको मांगों पर, बजट में किसी भी तरीके के किसी भी ज़रूरतों को मांग नहीं रख सकती है, बल्कि और उस पर मतदान भी नहीं कर सकती है। ठीक है, सिर्फ चर्चा कर सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त करने का संकल्प लोकसभा ही पारित करती है, न कि राज्यसभा। राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकता है, मंत्रिपरिषद को नहीं। राज्यसभा अविश्वास प्रस्तावित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकता है। ठीक है, ये शक्तियां नहीं दिया गया, जबकि क्योंकि मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है, लोकसभा के प्रति होता है। चलिए 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक ये भारत का देशांतरीय विस्तार को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। आइए हम इसका मोस्ट पॉइंट देखते हैं कि भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक विस्तृत यानी फैलाव है। भारत पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तर पूर्वी कहने का मतलब है कि ये इस तरीके से, ठीक है, तो भारत यहाँ जो है नॉर्थ और ईस्ट में स्थित है। ठीक है, तो ये भारत पूरी तरह से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच में विस्तृत है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है, ये भी आप लोग याद रखेगा, जो कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है, यानी कि विश्व के क्षेत्रफल के 2.4% है। भारत की आकृति लगभग चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय यानी कि देख लीजिए ना, भारत की आकृति कैसे है, तो ये भारत की आकृति जो है ये कुछ इस तरीके से है। भारत की आकृति कुछ इस तरीके से है, चतुष्कोणीय है। ठीक है, चतुष्कोणीय है और इसका उत्तर दिशा विस्तार 32 से 34 किलोमीटर, यानी कि जो इस तरीके से मापते हैं तो ये नॉर्थ होता है, ये नॉर्थ यानी कि उत्तर, ये साउथ यानी दक्षिण, और ये पूरब यानी ईस्ट होता है। ठीक है, ये पूरब यानी ईस्ट होता है और ये वेस्ट यानी पश्चिम होता है। तो ये भारत की जो उत्तर से दक्षिण है, यानी कि यहाँ से साउथ और दक्षिण से इसकी लंबाई है वो है 32 से 14 किलोमीटर। याद रखने के लिए आसान तरीका है कि जब उत्तर लिखते हैं तो उत्तर में हम लोग इसी तरीके से ना उत्तर लिखते हैं, तो ऊ और 3 एक जैसा लगता है, तो 32-14 होता है, 32-14 किलोमीटर। ठीक है, जबकि पूर्व पश्चिम पूछेगा तो पूर्व पश्चिम जो हो जाएगा इसका हो जाएगा 2933 हो जाएगा, 2933 हो जाएगा, ये आप लोग याद रखेगा। भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितना है, तो द्वीपों सहित देखा गया तो ये जो हो जाएगा वो 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, ये इसकी कुल तट रेखा है। तट रेखा यानी कि समुद्री जो तट है उसकी रेखा है, क्योंकि भारत को हम लोग जानते हैं कि यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक आधा भारत तो है पूरा समुद्र में डूबल है। आया कहता है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, तो ये 15,200 किलोमीटर है। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आगे देखते हैं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का मतलब क्या होता है, ये ऊपर होगा उत्तर और नीचा होगा साउथ। तो उत्तरी बिंदु को हम लोग इंदिरा कॉल कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल बोलते हैं। और इंदिरा कॉल कहाँ है, तो यह है लेह लद्दाख में। कहाँ पर है, लद्दाख में। तो ये लद्दाख जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। और लद्दाख का वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, बीडी मिश्रा है। और लद्दाख में कुल अभी कितने जिले हैं, 7 जिला। लद्दाख की स्थापना कब हुआ था, तो 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था लद्दाख को, और वो इसी डेट को जम्मू एंड कश्मीर को भी हुआ था, ये भी आप लोग याद रखेगा। और ये केंद्र शासित प्रदेश बन चुका था। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यानी कि साउथ वाला पॉइंट पूछ रहा है, तो भारत के दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ऊपर वाला को इंदिरा कॉल जो लद्दाख में है, और इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में आता है, अंडमान निकोबार में, तो वहाँ पर इंदिरा पॉइंट होता है सबसे दक्षिणतम बिंदु। भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु, तो पश्चिम को नहीं इधर है, तो ये हो जाएगा गुजरात में, जिसे गुहार मोती कहते हैं। और पूर्व वाला पूछेगा तो एक किबूथी हो जाएगा जो अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में। सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ होता है, तो ये गुजरात में। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ओके,
चलिए, आई होप आशा करते हैं कि आप लोग का डिस्कशन काफ़ी अच्छा लगता होगा। तो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा क्या एक्स्ट्रा जो फैक्ट हम बताते हैं इस बुक के अलावा भी क्या आप लोग को कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा अन्य सारे, और आप लोग सजेशन भी कर सकते हैं कि कौन सा बुक का सोल्यूशन भी आप लोग को चाहिए, हम देते रहेंगे। ठीक है, अगर लाइव चाहते हैं कि लाइव में आकर के डिस्कशन देते रहें ताकि आप लोग को भी लिखते रहें तो काफ़ी मजा आ जाएगा, तो आप लोग जरूर हमें सजेस्ट कीजिएगा, सजेशन दीजिएगा। ठीक है, गाइड जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर के पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत कौन सी है। तो पराबैंगनी, सूर्य के पराबैंगनी किरणें से रक्षा करने का काम कौन सा जो है सो करने वाली कौन सी परत है हम लोग को, तो ये है स्ट्रेटोस्फीयर है। कौन सा है? स्ट्रेटोस्फीयर। और पराबैंगनी किरण, तो पराबैंगनी किरण हम लोग को पृथ्वीवासियों को यह नुकसान ना दे, इससे क्या होगा तो त्वचा कैंसर होता है, इसको रोकने का काम कौन करता है? स्ट्रेटोस्फीयर करता है। स्ट्रेटोस्फीयर को हम लोग समताप मंडल भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से हम लोग को क्या करती है? पृथ्वीवासियों को रक्षा करती है। अब वायुमंडल की रचना, तो तापीय विशेषता के आधार पर वायुमंडल को वर्गीकृत किया गया है क्षोभ मंडल में, जिसको कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। तो आइए हम लोग इसको बारे में देख लेते हैं कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या बोलते हैं? संवहन मंडल। सबसे नीचे वाले परत को संवहन मंडल बोलते हैं। ठीक है, संवहन मंडल अथवा क्षोभ मंडल भी इसे कहा जाता है। संवहन मंडल को क्षोभ मंडल भी कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर, जब पृथ्वी से ऊपर जाइएगा तो इसका संवहन मंडल या क्षोभ मंडल का जो परत होता है वो उसमें आप प्रवेश कर जाइएगा। यह ध्रुवों के निकट यानी 8 किलोमीटर तथा विषुवत पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर विस्तृत है। तो ध्रुव यानी कि ध्रुव क्या होता है? द्विएगो होता है, एक नॉर्थ ध्रुव एगो साउथ ध्रुव होता है। तो जब ध्रुव की ओर जाइए तो 8 किलोमीटर इसकी नज़दीक पड़ता है ध्रुव से, और जबकि विषुवत रेखा जो होता है, विषुवत वृत्त जो होता है उसे 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी सभी घटनाएं तथा वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण, कोहरा, बादल, त्वरित झंझावात यानी कि जिसको कहते हैं बिजली चमकना, और जो ठनका ठनकती है, चक्रवात आदि घटित होते रहते हैं। कहाँ पर? क्षोभ मंडल में मौसम, ये सब जानकारी क्षोभ मंडल से प्राप्त होती है। इसमें प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता जाता है। जैसे यहाँ से जाइएगा क्षोभ मंडल से ऊपर की ओर तो 1 डिग्री की सेल्सियस से इसका तापमान घटते जाता है। अगला कहता है कि क्षोभ मंडल समताप मंडल से ट्रोपोपॉज द्वारा अलग होता है। तो क्षोभ मंडल और ताप मंडल ये कैसे अलग होता है? तो ट्रोपोपॉज के द्वारा अलग होता है। अब हम इसको आइए देख लेते हैं कि अगर आप 400 किलोमीटर यानी कि यह बहिर्मंडल हो जाएगा, बहिर्मंडल के नीचे हो जाएगा आयन मंडल, आयन मंडल को हम लोग मेसोपोज मंडल भी कहते हैं, और उसके बाद 80 किलोमीटर में जाइएगा तो ये मध्य मंडल आ जाएगा, मध्य मंडल। तो 400 मंडल पर सबसे बहिर्मंडल हो जाएगा, और 400 मंडल के बहिर्मंडल जिसे आयन मंडल भी कहते हैं, और 80 किलोमीटर में मेसोपोज कहते हैं। मेसोपोज में आपको मध्य मंडल भी आ जाता है। उसके बाद जैसे 50 किलोमीटर में जाएगा तो स्ट्रेटोपोज, स्ट्रेटोपोज जिसमें समताप मंडल भी आ जाता है, और ट्रोपोपोज होता है 18 किलोमीटर में होता है, जिससे हम लोग क्षोभ मंडल भी कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग समताप मंडल के बारे में देख लेते हैं, जिसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। धरातल से यानी कि पृथ्वी से इसकी ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर होती है समताप मंडल का। इस मंडल में किसी भी प्रकार की मौसम घटनाएं या घटित नहीं होती, यानी समताप मंडल में किसी भी मौसम से संबंधित घटनाएं को आप लोग नहीं जान सकते। इन्हीं दशाओं के कारण वायुयान उड़ाने के लिए समताप मंडल की निचली सीमा आदर्श मानी जाती है, यानी कि अच्छा मानी जाती है। तो वायुयान किस मंडल में उड़ती है? समताप मंडल में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हवाई जहाज किस मंडल में उड़ाई जाती है और उड़ाने में काफ़ी अच्छा होता है, तो ये समताप मंडल में। इसीलिए देखिएगा कि वायुयान का जब भी उड़ता है तो इस तरीके से भागती है ऊपर की ओर। ठीक है, चलिए आगे कहता है समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है, जो 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। तो ये ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो ये समताप मंडल में। ओजोन परत का सूत्र क्या होता है? O3। ये किसको जैसे रक्षा करता है? पृथ्वीवासी को। किससे? तो सूर्य की परावैंगनिक किरण से। किसे? सूर्य की परावैंगनिक किरण से हमें क्या करती है? रक्षा करती है। ठीक है, जो 15 से लेकर के 35 किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। इस ओजोन परत द्वारा सूर्य के यानी कि सूर्य के परावैंगनिक किरणें यानी तरंगों को अवशोषण करता है। कौन? ये ओजोन परत करती है, यानी कि सोखती है। ओजोन परत की मोटाई हम लोग किस में मापते हैं? तो ये डॉप्सन में मापते हैं। किस में मापते हैं? डॉप्सन में मापते हैं। ये भी आप लोग याद रखेगा। अगला कहता है कि समताप मंडल मध्य मंडल से स्ट्रेटोपोज द्वारा अलग होता है। तो समताप मंडल किसके द्वारा मध्य मंडल से अलग होता है? स्ट्रेटोपोज के द्वारा।
अब आते हैं मध्य मंडल, जिसे हम लोग कहते हैं मीसोस्फीयर। क्या बोलते हैं? मीसोस्फीयर कहते हैं मध्य मंडल को। इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि मध्य मंडल का विस्तार जो होता है सागर तल से यानी कि समुद्र से लगभग 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य स्थित होता है, और सागर या समुद्र हर जगह क्या होते हैं? बराबर होती है। मध्य मंडल आयन मंडल से मेसोपॉज द्वारा अलग होता है। तो मध्य मंडल जो होता है आयन मंडल से किसके द्वारा अलग होता है? तो मेसोपॉज के द्वारा, क्योंकि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मीसोस्फीयर बोलते हैं। तो मो से मध्य मंडल और मो से मेसोपॉज। आयन मंडल आयनोस्फीयर, आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर। आयन मंडल का विस्तार 80 से 400 किलोमीटर के मध्य यानी बीच होता है। कुछ स्रोतों में इसका जो है वो 640 किलोमीटर बताया गया है। तो आप लोग ऑप्शन के अनुसार ध्यान रखिएगा कि 800 से 80 से लेकर के 400 या 80 से लेकर के 640 किलोमीटर तक। ठीक है। आयन मंडल में आयनों अर्थात विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है, इसलिए आयन मंडल रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर परावर्तित करके संचार व्यवस्था को संभव बनाती है। तो जितने भी सारे हम लोग को कम्युनिकेशन होता है यानी कि फोन उन चलता है, कौन से मंडल के कारण? आयन मंडल के कारण, क्योंकि वहां से ट्रांसफर होते रहती है। ठीक है। आगे कहता है बहिर्मंडल। यह मंडल जो होता है वायुमंडल का सबसे ऊपरी स्तर होता है। तो बहिर्मंडल क्या होता है? तो वायुमंडल का सबसे ऊंचे वाले स्तर को क्या बोलते हैं? बहिर्मंडल बोलते हैं। यह आयन मंडल के ऊपर से शुरू होकर के सुदूर अंतरिक्ष में विलीन हो यानी कि अंतरिक्ष में समाप्त हो जाती है। कौन? बहिर्मंडल। नोट करके यहाँ पर देखना है कि ऑरोरा ऑस्ट्रालिस तथा ऑरोरा बोरियालिस जैसी परिघटनाएं आयन मंडल में घटती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी घटनाएं जो है वो बहिर्मंडल में घटती है? तो वो घटती है ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, ऑरोरा बोरियालिस। ये घटनाएं आयनमंडल में घटती है, जो एक प्रकार के सूर्य के तूफान है, यानी कि एक प्रकार का सूर्य का तूफान है या सूर्य से निकलने वाला इलेक्ट्रॉनिक तरंग है, यानी कि कंपन है, सूर्य का इलेक्ट्रॉनिक कंपन हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं कि सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? तो सीता माता की जयंती बैसाख माह के शुक्ल पक्ष के 9वीं को मनाई जाती है, जिसमें 9वीं मेला लगता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग देख लेते हैं इसका पॉइंट कि सीता माता की जयंती बैसाख महीना के शुक्ल पक्ष की 9वीं को मनाई जाती है, जिसे हम लोग 9वीं मेला भी देखने जाते हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को इधर भी होता होगा। ठीक है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सभी महीनों के नाम चैत्र बैसाख। हिंदी में महीना कब से शुरू होता है? तो चैत्र से हो जाता है, और चैत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मार्च होते हैं। तो हिंदी कैलेंडर के अनुसार हम लोग को जो नया साल होना चाहिए चैत्र में होना चाहिए। कब होना चाहिए? चैत्र में, यानी चैत्र में। लेकिन और चैत्र जाकर के अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मार्च पड़ता है, यानी कि 3 महीना बाद। तो चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ श्रावण भाद्र आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन, ये चैत्र माह से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। नववर्ष यानी कि हिंदू धर्म के अनुसार यह कह सकते हैं कि चैत्र से महीना स्टार्ट होती है। आगे कहता है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? तो सबसे ऊंचा पर स्थित बादल को हम लोग पछाव बादल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पछाव बादल बोलते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल को पछाव बादल कहते हैं। औसत ऊंचाई के आधार पर बादलों को 3 मुख्य वर्गों में तथा 10 उपवर्गों में बांटा गया है। और पहला पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट कहते हैं उच्च बादल। उच्च बादल जिसकी ऊंचाई 6000 से लेकर के 20,000 मीटर तक होती है। पक्षाव बादल, यह आसमान में सबसे अधिक ऊंचाई पर सफ़ेद रेशम की जैसा कोमल व बिखरे बादल होते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? पक्षाव बादल बोलते हैं। ये हिमकणों मतलब वर्षा के छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, इसलिए इनसे वर्षा नहीं होती। चक्रवात के आगमन के क्रम यानी चक्रवात के आने के समय में सबसे पहले यही मेघ दिखाई पड़ते हैं, इसलिए यह मेघ चक्रवात के आगमन के सूचक होते हैं, यानी कि चक्रवात आने का सूचना देने का काम करता है। कौन? पछाव बादल। अगला कहता है पछाव स्तरीय बादल। ये बृहत यानी बड़ा क्षेत्र में दूधिया चादर की भांति यानी कि दूधिया चादर की जैसा यह फैले रहता है। इनके आने पर सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल यानी हलो बन जाता है। चक्रवात के आगमन क्रम में यानी कि चक्रवात के आने के समय में पक्षाव मेघों का तत्काल बाद यही बादल दिखाई पड़ता है, यानी कि चक्रवात के आने के क्रम में पक्षाव मेघों के तत्काल बाद पक्षाव मेघ जो होते हैं उसके बाद जो है यही आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, वर्षा छूटने के बाद। चलिए अगला पॉइंट कहता है पक्षमाव कपासी। अगला पॉइंट क्या है? पक्षाव कपासी बादल। यह सफ़ेद रंग के छोटे छोटे गोलों की भांति दिखाई पड़ते हैं, गोलों जैसा दिखाई देते हैं तथा प्रायः समूह में या लहरनुमा रूप में दिखाई पड़ते हैं। लहरनुमा यानी कि छोटे एकदम पतला पतला जो एकदम चिरचिरा होता है, जैसे अभी के समय में आ गया कि कभी एकदम आकाश में थोड़ा थोड़ा पतला पतला दिखाई देता है। आगे कहता है मध्य बादल, जिसकी ऊंचाई 2500 से लेकर के 6000 मीटर तक होती है, जिसे उच्च स्तरीय बादल कहते हैं। यह भूरे अथवा नीले रंग के लगातार चादर की जैसा फैले छोटे स्तरों वाले
बादल होते हैं। इनके छाए रहने से सूर्य का प्रकाश धुंधला व अस्पष्ट दिखाई देता है। इनसे विस्तृत क्षेत्रों पर यानी कि बहुत बड़े क्षेत्रों में यह लगातार वर्षा होती रहती है इनको फैलने से। ठीक है, एकदम उजला उजला देखिएगा, एकदम पानी के जैसा दिखेगा, इसी से वर्षा होती है उच्च स्तरीय का बादल से। आगे हैं उच्च कपासी बादल। ये सफ़ेद एवं भूरे रंग के पतले गोलाकार धब्बे की तरह दिखाई पड़ते हैं। संपूर्ण आकाश में ये महीन चादर के रूप में बिखरे होते हैं। आगे कहता है निम्न बादल, जिसकी ऊंचाई 2500 मीटर तक मानी जाती है, जिसे स्तरीय बादल आता है। इसमें ये धरातल मतलब धरती के निकट कुहरे के समान बादल हैं। इनमें कई परतें पाई जाती हैं। सामान्यतः ये आकाश में पूरी तरह से छाए रहते हैं, जिसे हम लोग कोहरा भी कह देते हैं। अगला पॉइंट्स यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगला कहता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में शीत ऋतु। शीतोष्ण कटिबंधीय यानी कि जो ठंडे बर्फीले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर कटिबंधीय क्षेत्रों में शीत ऋतु में दो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों के मिलने से प्रायः इनका निर्माण होता है। यानी कि दो हवाओं को मिलने से इसका निर्माण हो जाता है, यानी कि फेंटा जाता है। स्तरीय कपास बादल ये हल्के भूरे या सफ़ेद रंग के गोलाकार धब्बों के रूप में मिलते हैं तथा ये जाड़े के मौसम में प्रायः संपूर्ण आसमान को ढक लेते हैं। ठंड के दिन में देखिएगा ये पूरे ढकले रहता है आसमान को, इसी के कारण जो है सो सूर्य देवता नहीं दिखाई देते हैं। यह सामान्यतः साफ मौसम के सूचक माना जाता है। अगला कहता है कपासी बादल। इनका आकार गुंबदकार होता है। कपासी बादल इनका आकार गुंबद के कार होता है, फूलगोभी की भांति जैसा होता है, देखिएगा एकदम ढेला ढेला टाइप का दिखेगा। इसका आधार क्षेत्र समतल पाया जाता है। इसका जो है कहाँ पाया जाता है तो समतल आधार पर पाया जाता है। ये प्रायः साफ मौसम की सूचना देता है। कौन? ये कपासी बादल, इसलिए कपास के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। अगला पॉइंट्स को देखिए यहाँ पर कपासी बादल हो गया। उसके बाद हम लोग देख रहे थे कपासी बादल को ही हम लोग देख रहे थे ना। कपासी बादल को आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यह अत्यधिक गहरे और काले एवं सघन बादल होते हैं। जैसे जो बाल बीरबला में जो बादल दिखाया गया है भयंकर परिलोक में, ये यही कपासी बादल के जैसा होता है। ये नीचे से ऊपर की ओर विशाल मीनार की भांति उठे रहते हैं और 7500 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। इन बादलों से भारी वर्षा होना और त्वरित झंझावात, देखिए इसमें बिजली उजली खूब चमकेगा और काफ़ी स्पीड में यह बादल आगे की ओर गति करता है, उत्पन्न होते हैं। यह शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में शीत वातावरणों के सहारे मुख्यतः इन्हीं बादलों से वर्षा होती है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि वर्षा स्तरीय बादल, तो ये धरातल से धरती से कम ऊंचाई पर स्थित होते हैं। घने और काले एवं विस्तृत बादल होते हैं, काफ़ी फैले होते हैं। ये बादल वायुमंडल में आर्द्रता को बढ़ा देते हैं, यानी कि नमी को बढ़ा देता है, जिसके परिणाम स्वरूप शीघ्र वर्षा होने लगती है। किसके कारण? तो वर्षा स्तरीय बादल के कारण। आगे कहता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में उष्ण वातावरणों के सहारे इन्हीं बादलों से वर्षा होती है। अगला पॉइंट्स कहता है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो हम लोग पृथ्वी को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी नहीं दिया गया तो नेपच्यून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेपच्यून हो जाएगा। और पृथ्वी को क्यों नीला ग्रह कहा जाता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर अधिक पानी होने के कारण इसे नीला ग्रह की श्रेणी में भी रखा गया है। दिए गए विकल्पों में से नेपच्यून जो है वरुण को नीला ग्रह कहा जाता है। वो नेपच्यून का मतलब वरुण कहा जाता है। ठीक है, वरुण ग्रह पर मौजूद मीथेन गैस और लाल प्रकाश के अवशोषण के कारण वरुण को नीला ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि वरुण को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? यहाँ पर मीथेन गैस पाई जाती है, जिसका फार्मूला जो होता है वो सूत्र हो जाता है CH4 होता है, और प्रकाश को अवशोष करती है, लाल प्रकाश को सोखती है, जिसके कारण इसे नीला ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है या नीला ग्रह कहा जाता है। यह सौरमंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह माना जाता है। तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा होता है? वरुण होता है। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या टोटल कितनी है? तो 8 है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ये बृहस्पति है। कौन सा है? बृहस्पति है। और बृहस्पति का ये तो ग्रह हो गया सबसे बड़ा। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह जो हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा। लेकिन सबसे उपबड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसी का उपग्रह है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसका वायुमंडल अति घना होता है। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनियम विद्यमान होते हैं। ठीक है, वरुण में क्या क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोजन पाया जाता है यानी कि H2, हीलियम पाया जाता है यानी कि He, मीथेन पाया जाता है यानी कि CH4, अमोनिया पाया जाता है यानी कि NH3 पाया जाता है। तो ये सब उपस्थित रहता है। इसके प्रमुख उपग्रह कौन सा है? तो ट्रिटोन और नेरेडी है। ट्रिटोन और नेरेडी है ये वरुण का उपग्रह। अगला आता है वीनस, जिसे हम लोग कहते हैं शुक्र। शुक्र को सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे चमकीला तारा भी शुक्र ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र ग्रह है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहते हैं, ये हम आपको अभी बताए हैं। मंगल पर मार्स की सतह लाल
और फेरस ऑक्साइड की उपलब्धि के कारण। तो मंगल लाल क्यों दिखता है? क्योंकि यहाँ पर फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ये लाल दिखता है, होने के कारण इसे लाल ग्रह कहते हैं। शनि जिसे सैटर्न कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर गैसों का गोला एवं गैलेक्सी समान ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है? अरुण। अरुण जिसे यूरेनस कहते हैं, इसको लेटा हुआ ग्रह तथा हरा ग्रह के नाम से जाता है अरुण को। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर पॉइंट देख रहे होंगे 22 नंबर क्वेश्चन को। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था, यानी कि गति के नियम को किसने दिया था। तो चलिए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं कि गति के नियम देने वाले कौन थे। तो गति के नियम देने वाले आइजैक न्यूटन थे। कौन थे? आइजैक। तो गति के नियमों का प्रतिपादन या गति के नियम को देने वाले आइजैक न्यूटन साहब थे। ठीक है, आइजैक न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियमों को प्रतिपादन किया था, यानी कि गति का नियम आइटन ने कौन से पुस्तक में दिया था? तो प्रिंसिपिया में दिया था। इन्होंने गति के 3 नियम को प्रतिपादन किया था। इन्होंने गति के 3 नियम दिए थे। आइए हम लोग तीनों नियम को देखते हैं बारीकी से। कोई वस्तु अगर विराम की अवस्था में है, विराम की अवस्था करने का मतलब है कि कोई वस्तु अगर रुका हुआ है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगा। इन्होंने कहा था यदि वह एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रही है तो वैसे ही चलती रहेगी। कहने का मतलब है कि पहले नियम में इन्होंने कहा कि कोई वस्तु अगर रुकल है तो रुकले रहेगा। अगर वह एक समान चाल से, यानी कि नॉर्मल चाल से चल रहा है, एक जैसे चल रहा है तो एक के जैसे चलते रहेगा। ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे, यानी कि कोई वस्तु एक चाल से चल रहा है तो वैसा ही चलते चला जाएगा। अगर उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जा सके, उस पर बाहरी धक्का न दिया जा सके, उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। ठीक है, उसको किसी भी तरीके से परेशानी न किया जाए। तो वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तित नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। तो वस्तु की जो प्रारंभिक यानी कि शुरुआती जो अवस्था होती है उसमें खुद से परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को ही क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं। इसलिए न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। क्या मिलती है? बल की परिभाषा। उदाहरण को हम लोग आइए देखते हैं। कहता है कि पेड़ के टहनियों को हिलाने से उससे फल टूटकर नीचे गिर पड़ते हैं। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर पड़ते हैं। गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने पर कांच टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो ये सब क्या है? जड़त्व के नियम है। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने से उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर उसमें बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये सब क्या है? जड़त्व के नियम है और या न्यूटन के प्रथम नियम है। दूसरा नियम है द्वितीय नियम। किसी वस्तु पर आरोपित बल, अगर कोई भी वस्तु पर अगर बल लगाते हैं, किसी को फोर्स करते हैं, तो उस वस्तु के द्रव्यमान यानी उसका वजन तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि कोई वस्तु रुका हुआ है, अगर उस पर आप लोग बल देते हैं या धक्का मारते हैं तो उसका जो द्रव्यमान होता है, उसका वजन जो होता है, उस बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि उतना ही जितना कोई भी वस्तु मान कर चले कि 50 kg का वस्तु है और 50 kg के वस्तु को आप लोग धक्का देते हैं तो वो 50 kg के बल और जितना 50 kg का वेट और जितना ताकत से आप लोग बल लगाते हैं तो उसको गुना करने के बाद जितना भी, यानी मान कर चले कि 5 के स्पीड से आप क्या करते हैं तो उस वस्तु को 50 के लिए लाकर धक्का देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 25, यानी कि 250 kg के ये बल से क्या करेगा? वो आगे की ओर बराबर होते जाता है। गति के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो द्वितीय नियम से बल का व्यंजक और प्रथम नियम से जड़त्व का नियम प्राप्त होता है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए, F बराबर मास होता है। अगला कहता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल के दिशा में कार्य करता है। इसका एग्जांपल आइए देखते हैं क्या होता है। जैसे क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंदों को कैच करते समय अपने हाथों को गेंद के वेग की दिशा में गतिमान कर लेता है। कहने का मतलब क्या है? जैसे आप आगे से कोई गेंद आया तो गेंद लो करके पीछे की ओर देखिएगा कि विकेट कीपर कर लेता है। क्यों? ताकि उसका चोट कम लगे, यानी कि उस तेजी से गेंद आते हुए कैच करने के बाद गेंदों को वेग की दिशा में, यानी कि गेंद की जिस दिशा में वेग होता है, गति होता है, उसी दिशा में हाथ को ले जाता है ताकि उसमें चोट नहीं लगता है। ठीक है, आगे कहता है समान वेग से आती हुई क्रिकेट गेंद एवं टेनिस गेंद में से टेनिस गेंदों को कैच करना आसान होता है। टेनिस गेंद यानी कि रबर वाला गेंद करने का आसान होता है, जबकि वही ड्यूज वाला गेंद को कैच करना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, आगे क्या आता है? गद्दा या मिट्टी के फर्श पर यानी जमीन पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगती है। कहने का मतलब है कि अगर आप गद्दा या मिट्टी के जमीन पर गिरते हैं तो कम चोट लगता है, जबकि सीमेंट के जमीन पर गिरते हैं तो काफ़ी चोट लगता है।
अगला कहता है कि गाड़ियों में स्प्रिंग और शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं ताकि झटका कम लगे। अधिक गहराई तक कील को गाड़ने से यानी कि कांटी को ठोकने के लिए भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है। आगे कहता है तृतीय नियम न्यूटन का, तो इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी कि किसी भी वस्तु को जैसा व्यवहार करेगा उसके वैसा ही आपको ऊपर विपरीत प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो ये तृतीय नियम से हमें पता चलता है। तो आइए हम लोग देखते हैं अब ये कौन कौन सा होता है। जैसे कि इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम कहते हैं। जैसे बंदूक से गोली छोड़ते समय देखिएगा कि बंदूक की गोली आगे जाएगा तो आपको पीछे की ओर धक्का देगा, झटका देगा। नाव के किनारे पर ला करके नाव से जैसे कूदते हैं तो जैसे आप कूदते हैं तो नाव पीछे की ओर जैसे हट जाता है। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ऊंचाई से कूदते हैं तो चोट लगना, यानी कि जैसे आप किसी चीज़ पर कूदते हैं तो उसको आप वजन से कुचना प्रयास करते हैं, अपना वजन से कूदते हैं तो वो भी आपको उतना ही प्रेशर से आपको बल लगाता है, यानी कि चोट लगेगा। यानी कि आप जिस वस्तु को धक्का दीजिएगा उतना ही जोर से वो भी आपको धक्का देगा। ठीक है, रॉकेट का आगे बढ़ना, क्योंकि रॉकेट आगे बढ़ता है तो सेम पृथ्वी को धक्का देता है तो पृथ्वी भी धक्का देता है। अगर पृथ्वी पीछे की ओर खसक जाएगा तो रॉकेट आगे नहीं जाएगा। ठीक है, नाव खेने के लिए, नाव को कहते हैं खेवने के लिए बांस को पीछे खींचना। अगर मान कर चले पानी पीछे हो जाता और उसमें बल नहीं लगता, ताकत नहीं लगता है, क्या नाव आगे जाएगा? नहीं जाएगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि विपरीत क्रिया नहीं होती। कहाँ? जब बालू में अगर मान कर चले या पिछिल में आप लोग क्या करते हैं, गिरने का कारण क्यों बनते हैं? क्योंकि हम लोग फिसलते क्यों हैं? क्योंकि उस समय पृथ्वी हम लोग को विपरीत क्रिया पर बल नहीं देती है। हम पृथ्वी को पीछे धकेलते हैं तो पृथ्वी भी अपना जोर लगा करके धकेलती है अपने बराबर में, तब जा करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर पृथ्वी ही पीछे बढ़ती रहे तो हम लोग क्या आगे चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। ठीक है, यही कंडीशन होता है। जैसे कि मान कर चलिए आप लोग जिम ट्रेनिंग में जाते हैं, जिम करने जाते हैं तो वहाँ पर एक रनिंग होता है, उसका नाम पता नहीं हमको है, लेकिन वहाँ पर देखिएगा कि वो पीछे की ओर चलते जाता है। अगर वो पीछे की ओर नहीं चलते जाएगा, अगर अचानक वो रुक या फीता, तो हम लोग आगे कूद जाएंगे कि नहीं कूद जाएंगे? कूद जाएंगे, लेकिन वो पीछे चलती है। तो ये विपरीत क्रिया नहीं होती है। तो जो लगातार आपको जैसा व्यवहार करते हैं वैसा आपको करता है तो उसे कहते हैं विपरीत क्रिया, क्रिया के प्रतिक्रिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण किसके लिए होता है? तो क्लोरोफिल की आवश्यकता में पेड़ पौधा भोजन बना पाते हैं। प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोफिल आवश्यक है। किसके लिए? तो ये भोजन बनाने के लिए। किसके लिए? भोजन बनाने। प्रकाश संश्लेषण जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। पौधे के हरे भाग सौर ऊर्जा को ग्रहण करके वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से ली गई जल के द्वारा वो अपने कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, यानी अपने भोजन का निर्माण करते हैं। क्योंकि पेड़ पौधा को भोजन बनाने के 4 कच्चे पदार्थों की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन सा होता है? तो पहला क्लोरोफिल, क्योंकि पेड़ पौधा में अगर क्लोरोफिल उपस्थित है, पेड़ पौधा में क्लोरोफिल उपस्थित है तो इसका मतलब है कि पेड़ पौधा कैसा होगा? हरा। तो हरा होगा तो भोजन बनाने के लिए तैयार है। लेकिन उसके चाहिए दूसरा कंडीशन कि उसे सूर्य का प्रकाश भी मिलना चाहिए, सूर्य का प्रकाश। लेकिन वो कौन सा? तो वो लाल रंग वाला मिलना चाहिए। ठीक है, तीसरा है कि उसे मिलना चाहिए जल। पहले हम ले लेते हैं CO2, तो वायुमंडल से CO2 मिलना चाहिए और वायुमंडल में 0.03% है, ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और चौथा चाहिए पृथ्वी से जल। तो पेड़ पौधा हरा है तो ये सूर्य का प्रकाश ले ही लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले ही लेगा और जल भी ले ही लेगा। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एवं जल सहायक उत्पाद यानी प्रोडक्ट के रूप में होते हैं। क्योंकि जब पेड़ पौधा भोजन बना पाते हैं तो उसके समय ऑक्सीजन और जल को छोड़ते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। भाप बन करके छोड़ता है तो इसे क्या बोलते हैं? वाष्पोत्सर्जन के रूप में निष्कासित होते हैं। वही जल जो है गर्म यानी भाप बन करके दिन भर उड़ती रहती है और रात में जैसे ही किसी ठंडा वस्तु से टकराती है तो पानी बन जाती है। उसी को हम लोग कहते हैं ओस हो गया। क्या हो गया? ओस। ओस समझते हैं ना, जो मकई के ठंडी के दिनों में या जौ के पेड़ों पर आता है पानी। पौधों में होने वाली यह क्रिया हरित लवक या पर्णहरित की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो पेड़ पौधा में यह क्रिया कब होगा? जब पेड़ पौधा में हरित लवक होगा या पर्णहरित होगा। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं इसको। तो ये देखिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल है और सूर्य का प्रकाश है। तो यहाँ पर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर हो जाएगा जल और यहाँ पर तीसरा हो जाएगा सूर्य का प्रकाश और यहाँ पर चौथा हो गया क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित। ठीक है, 4 पदार्थ हो गया। उसके बाद बना लेता है C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण करता है और इधर 6H2O प्लस में O2 यानी कि यहाँ पर जल और प्लस में गैस जो ऑक्सीजन है इसको रिलीज करता है। तो हम लोग गैस को, ऑक्सीजन को क्या करते हैं? इससे हमें जीवन चलता है यानी जी पाते हैं। आगे है पर्णहरित। पर्णहरित वर्णक मुख्यतः हरित लवक नामक पादप कोशिकांग में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है हरित लवक? तो ये पादप कोशिका में, पेड़ पौधा के कोशिका में पाए जाते हैं।
पौधों की जिन कोशिकाओं में पर्णहरित उपस्थित होता है केवल वे ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर पाते हैं। तो सबसे अधिक कहाँ पर होता है, तो पत्तियां में, क्योंकि जहाँ पर्णहरित होगा वो पेड़ पौधा का वंग काफी हरा भरा होगा। पौधे में पर्णहरित प्रायः हरी पत्तियों में पाया जाता है। इस कारण पत्तियों को पौधे का प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है, क्योंकि वही भोजन बना पाते हैं। और कहिएगा कि ठंड के दिनों में पत्तियां गिर जाती हैं तो भोजन कैसे बना पाती है, तो वो पहले से भोजन स्टोर करके रखती है, उसे काम चलाती है। और थोड़ा सा ताना जो होता है, देखिएगा ताना जो पत्ती के जस्ट नीचे वाला भाग होता है वो हरा हरा होता है, तो वो उस समय थोड़ा सा भोजन बना लेता है ताकि जीवन उसका चल जाता है। पर्णहरित या क्लोरोफिल के अंदर कौन सी तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसके परमाणु संख्या 12 होता है, संकेत उसका Mg होता है। प्रकाश संश्लेषण सिर्फ हरे पौधे एवं कुछ जीवाणु में ही घटित होने वाली क्रिया है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण केवल पौधे में और जीवाणु में ही होते हैं। शैवाल और हाइड्रिला जो प्रायः जल में मिलते हैं का पूरा शरीर प्रकाश संश्लेषी होता है, यानी कि उसका पूरा शरीर जो होता है प्रकाश संश्लेषी करता है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही अपना भोजन को बना पाता है। अगला कहता है कि प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, तो प्राकृतिक सफाई कर्मी अपघटक को कहा जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे भी जीव जंतु मरते हैं जिसको कोई भी जीव जंतु नहीं खा पाते हैं। जैसे कुत्ता मर गया तो उसको कोई भी जीव जंतु दूसरा नहीं खा पाता है, तो ऐसे स्थिति में कवक जो होते हैं ना वो उसको खा करके पचाते हैं। तो अपघटक को प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है, क्योंकि अपघटक पौधे तथा उपभोक्ता के मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करने के साथ साथ जटिल कार्बनिक यौगिकों को साथ यौगिकों में अपघटित करते हैं, और इस कारण से उसे प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। देखिएगा कभी कभी आप लकड़ी काट करके छोड़ देते हैं या बड़ा बड़ा सिल्ली काट कर छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे वो लकड़ी खाने लगता है। क्यों, क्योंकि कवक के कारण ही वो अपघटित होते जाता है, पचते जाता है। अपघटक वर्ग के अंतर्गत मुख्य जीवाणु या कवक आते हैं, और जैसे उत्पादक। अब उत्पादक में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं जैसे उत्पादक। अब उत्पादक में कौन कौन हो जाएगा, तो इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे, कुछ खास जीवाणु एवं शैवाल आते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सरल अजैविक पदार्थों से, अजैविक पदार्थ किसको कहते हैं, तो दो होता है, एक होता है जैविक पदार्थ, जैविक पदार्थ जिसमें जीवन होता है, तो जीवन होगा तो इसका मतलब वो जिंदा होगा, और अजैविक मतलब होता है निर्जीव जिसमें जीवन नहीं होता है। तो वही कहता है कि सरल अजैविक पदार्थ से अपना भोजन बना सकते हैं। ऐसे जीव तथा पौधे स्वपोषी तथा प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। तो प्राथमिक उत्पादक भी क्वेश्चन पूछा जाए कि किसे कहते हैं, तो वैसे जीव जो किसी भी मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए जीवों से अपना भोजन को प्राप्त करते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश से अपना भोजन बना लिए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन बना लिए, तो ये सब पेड़ पौधा स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में, स्थलीय यानी कि जमीनी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक प्रायः जड़ युक्त पौधे, शाक, झाड़ी तथा वृक्ष, जबकि गहरे जलीय पारिस्थितिक तंत्र में पादप, पल्लवक, फाइटोप्लैंक्टन नामक पल्लवक पौधे प्रमुख उत्पादक होते हैं, ठीक है। अगला कहता है उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता हुआ उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। कहने का मतलब है कि प्राथमिक उपभोक्ता उसे कहते हैं जो अपना भोजन के लिए सिर्फ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं, उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। या शाक भक्षी कहलाते हैं, या उसे हम लोग शाकाहारी कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। जैसे बकरी हो गया, बकरी मांस मछली खाएगा, नहीं खाएगा, ठीक है। गाय हो गया, भैंस हो गया, हिरन हो गया, ये सब प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, या उसे शाकाहारी भी कह सकते हैं। जैसे बकरी, खरगोश, ऊंट इत्यादि हो गया, ठीक है, ये सब मांस मछली खाएगा, नहीं खाएगा। अगला कहता है कि द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता को सर्वाहारी उपभोक्ता भी कहा जाता है। वह उपभोक्ता जो पोषण के लिए शाक भक्षी प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, शाक भक्षी प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, जैसे सांप, भेड़िया आदि। क्या होगा कि भेड़िया, अब क्या भेड़िया को कौन खाएगा, तो देखिए सांप खाएगा उस पेड़ पौधा को खाने वाला को, ठीक है, और भेड़िया खा जाएगा उसको, प्राथमिक वाला को। तो जो प्राथमिक वाला को खा जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बकरी को कौन खा जाएगा, भेड़िया खा जाएगा। ऊँट को कौन खा जाएगा, भेड़िया खा जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है वो खरगोश को कौन खा जाएगा, भेड़िया। तो जो प्राथमिक वाला को खा जाएगा उसे द्वितीयक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वितीयक कहते हैं, या इसे सर्वाहारी भी कहते हैं। तृतीयक उपभोक्ता हुए उपभोक्ता जो प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों को खाता हो, पहला वाला को खाता हो, द्वितीय वाला को खाता है, जैसे बाज से, इसे हम लोग मांसाहारी कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। पहला वाला को शाकाहारी, दूसरा वाला को सर्वाहारी, और तीसरा वाला को मांसाहारी कहते हैं, जिसमें बाघ शेर आ जाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के घटक को देख लीजिए। जैसे पारिस्थितिक तंत्र के घटक, जैसे जैविक में हो गया जिसमें जीवन होगा, तो उत्पादक यानी पेड़ पौधा में क्या है, जीवन है। उपभोक्ता, इसमें भी जीवन है। अपघटक, इसमें भी जीवन होता है। अजैविक के घटक किसको कहते हैं, जिसमें जीवन नहीं होगा। तो भौतिक कारक हो गया, इसमें जीवन नहीं होगा। अकार्बनिक हो गया, कार्बनिक कारक हो गया, इसमें जीवन बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं तापमान, भौतिक कारक हो गया। आर्द्रता, भौतिक कारक हो गया। प्रकाश,
वायुमंडल, दाब आदि, ये सब भौतिक कारक है। अकार्बनिक, जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं होती उसे अकार्बनिक, जिसमें कार्बन की मात्रा होती है उसे कार्बनिक कहते हैं। जल में कार्बन नहीं होता है, वायुमंडल में कार्बन नहीं होता है, गैस में कार्बन नहीं होता है, और मिट्टी में कार्बन नहीं होता है, खनिज में कार्बन नहीं होता है इत्यादि, इस सभी में कार्बन नहीं होता है। लेकिन प्रोटीन में कार्बन होता है, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, वसा में कार्बन होता है इत्यादि में कार्बन होता है। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखिए। पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? जो पंचायती राज व्यवस्था जो किससे संबंधित है, तो ये 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर क्या दिया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ था। इस अधिनियम से ने संविधान में एक नया भाग 11 सम्मिलित किया गया, इसे पंचायत नाम दिया गया था। तो 1992 में 73वां संविधान संशोधन 1992 में भाग नंबर 11 को सम्मिलित किया गया और उसमें पंचायत शब्द को जोड़ा गया। भाग 11 में अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 क्या बोला है, टबर गिनौत तक के प्रभाव को सम्मिलित किया गया है। देखिए, आपको संविधान के किसी भी आर्टिकल यानी अनुच्छेद में अगर संशोधन देखना है, संशोधन का मतलब होता है कि उसमें सुधार करके बाद में जोड़ा गया। तो अगर 243 सिंपल है तो सही है, लेकिन 243 का भी ए है, क है, टबर गिना है, तो इस तरीके से दिया रहे तो उसे संशोधन करके बाद में जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन कहता है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। तो 73वां संविधान संशोधन जो अधिनियम आया था उसे 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इस सूची में पंचायतों की कुल 29 कार्यकारी विषयों को शामिल किया गया। तो पंचायत से 29 जो कार्यकारी संबंधित काम थे उसको जोड़ा गया है 11वीं सूची में। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। निम्नलिखित समितियों का संबंध पंचायती राज से है, जैसे बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आया था। ठीक है, और आगे कहता है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति तो ये 1977 में आया था। जेबी के राव समिति, जेबी कृपलानी समिति जो आया था वो भी आपको 1985 में आया था। LM सिंघवी समिति 1986 में आया। थुंगन समिति 1988 से, ये भी पंचायती से संबंधित है। और गाडगिल समिति 1988 में आया था। उल्लेखनीय है कि पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिकरण के लिए सर्वप्रथम राजीव गांधी सरकार ने 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश करने वाले कौन थे? तो ये राजीव गांधी थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और हालांकि यह पारित नहीं हो सका था, यानी पास नहीं हो पाया। अगला क्वेश्चन कहता है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम में संविधान में भाग 9 को क जोड़ा गया था। तो 9 में क को ऐड करके जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया क्योंकि 11वीं अनुसूची था। और इस प्रकार इस अधिनियम के नगर पालिकाओं जैसे शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिल चुका। अब यहाँ पर 12वीं अनुसूची, तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की 18 कार्यकारी विषय जैसे वस्तुओं का उल्लेख किया गया है। तो 12वीं अनुसूची में से जोड़ा गया नगर पालिका को, तो इससे संबंधित 18 जो कार्यकारी थे इसको इस वस्तु को उल्लेख किया गया। निम्नलिखित समिति एवं आयोग का संबंध शहरी एवं स्थानीय स्वशासन से है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं वर्ष, उसका समिति या आयोग का नाम और उसके अध्यक्ष हैं। तो 1949 से 1951 में स्थानीय वित्तीय जांच समिति आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष VK वट्टाल थे। 1953 से 54 में करारोपण जांच आयोग को लाया गया। इसके अध्यक्ष जॉन मथाई थे। 1963 से 65 में नगर निगम कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर गठित समिति लाया गया, जिसके अध्यक्ष नुरुद्दीन अहमद थे। और यहाँ पर देखा गया है कि 1963 से 66 3 साल ग्रामीण नगरीय संबंध को समिति लाया गया, जिसके अध्यक्ष AP जैन थे। 1963 में स्थानीय नगर निकायों के वित्तीय साधनों के संवर्धन के लिए मंत्रियों की समिति को लाया गया, जिसके अध्यक्ष रफीक जकारिया थे। और वहीं पर 1965 से 68 3 साल नगर निगम कर्मचारियों की कार्यदशा पर समिति को लाया गया। नगर निगम कर्मचारियों की कार्यदशाओं पर समिति को लाया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो BS मूर्ति थे। 1974 में नगर प्रशासन में बजटीय सुधार पर समिति लाया गया, जिसके अध्यक्ष गिरिजापति मुखर्जी थे। 1982 में स्थानीय नगर निगमों तथा नगर निगमों के गठन और शक्तियों तथा कानूनों पर गठित एक अध्यक्ष दल को लाया गया, जिसके अध्यक्ष KN सहाय थे। और वहीं पर देख लेते हैं कि 1985 से 88 नगरीकरण पर राष्ट्रीय आयोग को लाया गया, जिसके अध्यक्ष CN कुड़िया थे। उल्लेख है
कि उल्लेखनीय है कि 1989 में राजीव गांधी सरकार ने लोकसभा में 65वां संविधान संशोधन विधेयक पेश कर शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का प्रयास किया था। हालांकि विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। लोकसभा से तो पास हो गया लेकिन राज्यसभा में इसे निरस्त कर दिया गया था। 26वां क्वेश्चन है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा है। तो ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो मौलिक अधिकार हटाया गया था उस अधिकार को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में डाल दिया गया था। तो जो संपत्ति का अधिकार है उसे मौलिक अधिकार की श्रेणी में डाला गया कब, तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है वो भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत इसे एक विधिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में निम्न संशोधन किए गए हैं। अब वो कौन कौन सा संशोधन है आइए इसको देख लेते हैं। राष्ट्रपति को यह शक्ति दिया गया है कि मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। हालांकि पुनर्विचार के बाद कैबिनेट द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा। अगला पॉइंट कहता है कि अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं प्रशासक की संतुष्टि के उपबंध को समाप्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आंतरिक अशांति शब्द का स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया था। तो जो राष्ट्रीय आपात होगा उसमें देश में आंतरिक अशांति फैलेगा, उसको आंतरिक अशांति को हटा करके उसके जगह पर सशस्त्र विद्रोह को शब्द को जोड़ दिया गया। अगला पॉइंट कहता है कि राष्ट्रपति के लिए यह व्यवस्था बनाई गई कि वह केवल कैबिनेट के लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल घोषित कर सकते हैं, यानी कि केंद्रीय मंत्री के सिफारिश पर ही आपातकाल की घोषणा कर सकता है। मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति अधिकार समाप्त किया गया और इसे केवल विधिक अधिकार को बनाया गया था। छठा पॉइंट कहता है कि अनुच्छेद 27 और 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ये इत्यादि शब्दों को संशोधन करके जोड़ा गया। बर्फ क्या है, तो बर्फ एक प्रकार का आणविक ठोस है। क्या है, आणविक ठोस है। ठीक है, बर्फ आणविक ठोस है। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक घटता है। ठीक है, और आयतन बढ़ाने से बर्फ में अशुद्धि मिलाने पर गलनांक कम हो जाता है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान 80 कैलोरी प्रति होता है। और कैलोरी किसकी मात्रा होती है, तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो उसके आयतन 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है, यानी कि 1/10 भाग ऊपर तैरते रहता है, बाकी अंदर रहता है। जब कोई बर्तन पानी से भरा हुआ है और बर्फ तर रही होती है तब उसके पिघल जाने पर पात्र में पानी का तल अपरिवर्तित रहता है। अगर सोचिएगा कि ये 1 गिलास पानी है, ठीक है, ये मान लीजिए कि 1 गिलास यह पानी है। ठीक है, 1 गिलास पानी है और इस 1 गिलास पानी में आप लोग इतना बार का पत्थर को डाल दिए और जब पत्थर डालेगा तभी वो पानी बाहर निकलेगा। बाकी समझिएगा कि जब तक बर्फ पिघलता रहेगा और पानी निकलता रहेगा तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जितना एरिया जो बर्फ छकले था पानी छकलेत था, जगह छकलेत था बर्फ अपना जगह, उतना तो पानी पहले निकाल दिया रखते माता, लेकिन धीरे धीरे पिघलेगा तो उसका आकार छोटा होगा तो वो अपना जो जगह था उस जगह को अपना पानी से भरेगा, यानी कि पिघले हुए पानी से भरेगा। ठीक है, जब किसी पानी से भरे बर्तन में बर्फ तैर रही होती है तब बर्फ के पिघल जाने पर पात्र में पानी अपरिवर्तित रहता है, न घटेगा न बढ़ेगा, क्योंकि वो घट रहा है उसका आकार, तो पानी उसके जगह पर भर रहा है, उसमें उतना ही रहेगा। जल का आयतन 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर घटता है, जबकि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आयतन बढ़ता है। जल का घनत्व क्या होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ये जल का घनत्व होता है। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे। तो ये सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादन लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। आइए देखते हैं कि सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। सर्वोच्चता के सिद्धांत से तात्पर्य ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता से है। इसमें कहा गया है कि कंपनी की शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 ईस्वी तक। इसमें कहा गया है कि आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1600 ईस्वी तक हुआ था तथा सुगौली की संधि 1816 में हुआ था। सुगौली की संधि के बाद हेस्टिंग्स को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दी गई थी। तो सुगौली की जो समझौता हुआ था उसके बाद हेस्टिंग्स को मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स की उपाधि दिया गया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 ईस्वी तक चला था, 2 साल, जिसमें मराठा परिसंघ का कंपनी का साम्राज्य विलय हो गया था, यानी कि मिल गया था, मर्ज हो गया था। रैयतवारी बंदोबस्त 1820 ईस्वी में लागू हुआ। मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनेरो द्वारा यह से लागू किया गया था। अगला है कि महालवारी व्यवस्था लागू 1822 ईस्वी में होता है। हाल्ट मैकेंजी के द्वारा पंजाब में शुरुआत किया जाता है। 1822 का टेनेंसी एक्ट यानी कानून काश्तकारी अधिनियम लागू बंगाल में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है 29 नंबर
कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन वहीं पर पूछेगा कि प्रारूप या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तब हो जाएंगे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। जबकि संविधान लिखने वाले कौन थे, तो ये थे प्रेम बिहारी। संविधान को लिखने वाले कौन थे, तो संविधान को लिखने वाले जो शख्स थे, लिखने वाले व्यक्ति थे, वो प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा थे। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के छपरा सारण जिला जीरादेई गांव के रहने वाले थे। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं कि संविधान के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव जुलाई 1946 में होता है। संविधान सभा को गठन करने के लिए, संविधान को बनाने के लिए 1946 में इसकी बैठक बुलाई जाती है। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। कहाँ पर होती है? नई दिल्ली में। इस बैठक में सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही जी थे। और सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो इसे सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित होते हैं 11 दिसंबर 1946 के, और अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे, यानी कि टोटल कह सकते हैं कि यहाँ पर 12 दिन जो बच गया था, 12 या 13 दिन 3 साल में कम था। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुआ था, यानी कि संविधान के प्रारूप पर कितना दिन बहस हुआ था? 114 दिन बहस हुआ था। मूल संविधान में कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद है, जबकि 8 अनुसूची है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आगे कहता है कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष कौन थे, तो संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, अभी हम आपको बता चुके हैं। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों को संबंधी परामर्श समिति कौन थे, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और राष्ट्रध्वज संबंधी तथ्य कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो ये भी आप लोग याद रखिए। 30वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो महात्मा गांधी से संबंधित है, तो ये पुस्तक हो जाएंगे यंग इंडिया के लेखक कौन थे, महात्मा गांधी थे। यंग इंडिया पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है। महात्मा गांधी से संबंधित पत्रिकाएं एवं पुस्तक देख लेते हैं। यंग इंडिया, हरिजन, ये सब इन्हीं से संबंधित हो जाएगा भाई। चलिए अगला देख लेते हैं। नवजीवन हो गया, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एथिकल रिलीजन, पाथवे टू गॉड। महात्मा गांधी से संबंधित संस्थाएं कौन कौन सी संस्थाएं हैं उसको भी देख लीजिए, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसे नटाल इंडियन कांग्रेस 1894 में, फेनिक्स आश्रम 1904 में खोला गया, टॉलस्टॉय फॉर्म 1910 में, हरिजन सेवक संघ 1932 में खोला गया। तो 31 नंबर क्वेश्चन से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, लेंदी ना हो, तो आप लोग कमेंट्स करके हमें सजेस्ट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, गाइड दे सकते हैं कि क्या लाइव क्लास देखना पसंद करते हैं या इसी तरीके से वीडियो आता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति व्यस्त रहिए। तो सजेशन दे सकते हैं कौन कौन सा बुक का आप लोग चाहते हैं डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।